नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग से हिंदी विभाग। आज हम अनुसंधान में आपको दार्शनिक विधि के बारे में बताएंगे। दार्शनिक विधि क्या होती है? दर्शन के अंतर्गत जीवन के अनुभवों अथवा सुनिश्चित कार्यों को बोधगम्य करने का प्रयास किया जाता है। दर्शन के अंतर्गत विज्ञान के समान ही खोज की जाती है। कांट के अनुसार दर्शन एक आलोचनात्मक प्रक्रिया है। इस कार्य का संबंध उस खोज से है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट अनुभव ज्ञान के आधार पर बौद्धिक स्तर पर उसकी संभावना को ज्ञात करना होता है। दर्शन क्या है? एक तो विज्ञान के समान इसकी खोज की जाती है, विज्ञान में जैसे खोज की जाती है ऐसे दर्शन में की जाती है, और इसका संबंध विशिष्ट अनुभव ज्ञान के आधार पर होता है और बौद्धिक स्तर पर इसकी ज्ञात किया जाता है। दर्शन के अंतर्गत जीवन के अनुभवों का बौद्धिक स्तर पर तार्किक ढंग से समग्र रूप में उनकी सार्थकता को सरल करने का प्रयास किया जाता है। इसका केंद्र बिंदु सत्य होता है। इसमें अनुभूतियों तथा अनुभवों को समृद्ध किया जाता है। दर्शन के अर्थ को समझने के लिए नकारात्मक विधि भी सहायक होती है, क्योंकि यह कोई परिकल्पना नहीं है जिसकी पुष्टि ना की जा सके। इसका आरंभ मनुष्य तथा विश्व से होता है। यह कोई धर्म भी नहीं है, जबकि दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा से होता है। दर्शन वह अनुशासन है जिसके अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से विश्व का अध्ययन किया जाता है। सभी सत्यों और मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। दर्शन के अंतर्गत उन पक्षों का अध्ययन किया या विवेचन करना है जिसे अन्य विषय नहीं करते या करने में सक्षम नहीं है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि दर्शन में मानव व्यवहार और मानवता का अध्ययन किया जाता है। दर्शन में तो क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो दर्शन में व्यवहार और मानवता का अध्ययन किया जाता है। दार्शनिक शोध कार्य तर्क साध्य पर आधारित होते हैं, जिनकी अनुभूति जीवन में की जाती है। मानव और विश्व संबंधी अवधारणाओं की पुष्टि अस्तित्व का प्रकृति के आधार पर मनुष्य अपने अनुभवों से करता है कि जीवन क्या है। इसमें क्या देखा जाता है? दर्शन में ये अनुभव करने मनुष्य खुद अनुभव करता है कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, इच्छा क्या है तथा सुंदरता क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक शोध द्वारा किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दर्शन की आवश्यकता क्यों हुई। दार्शनिक मार्टिन के अपने निबंध में दर्शन की आवश्यकता का उल्लेख किया है कि कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से दर्शन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता से बढ़कर भी एक अंतिम आवश्यकता है। मतलब दर्शन क्या है कि जो मनुष्य में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उससे भी बढ़कर भी कोई एक आवश्यकता है। मनुष्य केवल भोजन, विटामिन और तकनीकी खोजों से के लिए नहीं है। मनुष्य की आवश्यकता उससे भी कहीं बढ़कर है। दर्शन ये क्या जो आवश्यकताएं हैं, खाने पीने के अलावा भी उसके आगे जीवित नहीं रह सकता, वरन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के मूल्यों कुछ मूल्य मान्यताएं होती हैं जो समय और स्थान के बंधन को स्वीकार नहीं करती हैं। दर्शन का उद्देश्य जीवन वास्तविक, अच्छा, बुरा या अंतिम प्रश्न जो प्रत्येक प्राणी से संबंधित है में विषय की जानकारी देता है। दर्शन क्या देता है कि जीवन क्या है, जीवन अच्छा है कि बुरा है, वास्तविक है या अंत क्या है प्राणी का। इस संबंध से इन सारी चीज़ों से संबंधित विषय की जानकारी देता है। दर्शन जैसा मूल्य तत्व शोध के क्षेत्र में असीमित क्षेत्र प्रदान करता है, क्योंकि यह मानवीय सत्यों और जीवन से जुड़ा है। वास्तव में यह एक ऐसा व्यवहारिक सिद्धांत है जो पहले मस्तिष्क में जन्म लेकर फिर व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक धारणा को प्रकट करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक शोध की विधि क्या है। इसके शोध के क्षेत्र में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, परिणामात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक विधि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि गुणात्मक शोध विधि शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग ऐतिहासिक और दार्शनिक शोध में किया जाता है, पर
परिणामात्मक केवल पहले विज्ञान में होता है, गुणात्मक शोध शिक्षा के में, पर इन दोनों को मिलाकर ऐतिहासिक और उसको दार्शनिक शोध में किया जाता है। एक उदाहरण से इसकी व्याख्या बताते हैं। यदि एक शोधकर्ता पूछता है कि गणित कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यह किस रूप में यह एक व्यवहारिक समस्या प्रस्तुत करता है। वह वैसे पूछना चाहता है कि गणित को कौन सी विधि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली बनाए, जिससे कि वो प्रभावशाली हो जाए। परंतु पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रभावशाली होगा, परंतु दूसरी ओर एक और प्रश्न भी आता है कि गणित सबको क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है? व्यवहारिक है, जो परिणामात्मक शोध से संबंधित है, जबकि दूसरा प्रश्न गुणात्मक शोध से संबंधित है। ये गणित के महत्व और मूल पर प्रकाश डालना है। इसका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है और सबके उत्तर अलग हो सकते हैं। वह पर जितने भी उत्तर आएंगे उस सब का निष्कर्ष जरूर होगा। यदि हम कहें कि गणित अच्छा जीवन देता है और संपूर्ण विकास करने में सहायक होता है, तो प्रश्न ये आता है कि अच्छा जीवन क्या है और संपूर्ण मानव क्या है। तो यही दोनों प्रश्न जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से हम देंगे? दार्शनिक शोध से देंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं दार्शनिक शोध की विधि, कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये चीज़ें जब हमारे उसमें आ जाती हैं वो दार्शनिक हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दार्शनिक शोध के अनुसंधान के आयाम क्या हैं। दार्शनिक शोध के अंतर्गत कई विभिन्न पक्षों से महत्व होता है। पहला होता है तर्कशास्त्र, लॉजिक। यह दार्शनिक की विचारधारा का संबंध मूल रूप से भाषा के प्रयोग से होता है। तर्कशास्त्र का संबंध शुद्ध रूप से सोचने की विधि से होता है। इसके व्यापक रूप से अनेक प्रकार के सिद्धांत निहित होते हैं। इनका संबंध विचार की प्रकृति, निर्णायक शक्ति तथा तार्किक चिंतन से होता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत दार्शनिक कई प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। कैसे करता है कि विचार क्या है, विचार तथा भाषा में क्या अंतर है, विचार और भाषा की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, विचारों के संबंधों की अभिव्यक्ति कैसे होगी, निष्कर्ष की सत्ता की परख कैसे की जा सकती है। ये जब सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आने लगे तो और इनकी जब मीमांसा की जाए तो ये जब तर्कशास्त्र के अंतर्गत आते हैं और जिसे इसका अस्तित्व विज्ञान की संज्ञा देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत क्या होता है? दार्शनिक ये जानने की कोशिश करता है कि सत्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास की वस्तुओं के अस्तित्व की ही समझता है, परंतु एक दार्शनिक उनके कारण और प्रभाव के संबंध को समझने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति क्या होता है जो अपने आसपास की वस्तु है उसके अस्तित्व को ही समझना पड़ता है। जब आप दार्शनिक हो जाते हैं तो उसके कारण और प्रभाव को समझने की कोशिश आप करने लगते हैं। तत्व के परिवर्तन और गुणों को भी समझने का वो आप प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत दार्शनिक इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है कि किसी एक के अस्तित्व से हम क्या समझते हैं, जिन वस्तुओं का अस्तित्व है उसकी मूल विशेषता क्या है, परिवर्तन के मूल के नियम क्या हैं, किसी वस्तु के सार और उसके परिवर्तन में क्या अंतर है, वस्तुओं की व्यक्तिकता को कैसे ज्ञात किया जाए। जब ये सारे प्रश्न हमारे अंदर आने लगे तो तत्व मीमांसा का अध्ययन वास्तव में शुरू होता है और ये अध्ययन जो होता है बहुत कठिन होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत चिंतन का इतिहास निहित होता है और उसमें दर्शन अनुभूति तो इसमें इतिहास नहीं होता है और दर्शन अनुभूति और अनुभव का विषय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ज्ञान मीमांसा। इस प्रकार के शोध कार्यों के अनुसंधान करता मानवीय ज्ञान की विश्वसनीयता और वैधता की खोज करता है तथा मानवीय ज्ञान के स्रोत को भी जानने का प्रयास करता है। ज्ञान एक मानसिक अवस्था है, इसलिए ये एक व्यक्तिनिष्ठ प्रत्यय है। इसके लिए कई प्रश्नों के उत्तर जानने होंगे, जैसे अपने निजी विचारों के अतिरिक्त मस्तिष्क और क्या जानने का प्रयास कर सकता है, सत्य और असत्य के बारे में निर्णय लेने का
क्या आधार हो सकता है? विश्व के ज्ञान की वैधता कैसे ज्ञात की जा सकती है? भौतिक पदार्थ किस प्रकार मस्तिष्क को सोचने के लिए प्रभावित करते हैं? क्या हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा बौद्धिक स्तर ज्ञान की सत्ता की खोज के लिए विश्वसनीय है? ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ये हमारे दार्शनिक मीमांसा में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है दार्शनिक मनोविज्ञान। इसमें मनुष्य के संबंध में नियमों को निर्धारित किया जाता है, उसके व्यवहार और उसके भाग्य को समझने का कोशिश किया जाता है। वह अन्य जीवों से किस प्रकार भिन्न है, इसमें शोधकर्ता मानव प्रकृति के अध्ययन को महत्व देता है और उसके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता है। क्या प्रश्न आते हैं? जीवन अनुभूतियों, संवेदनाओं और मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं से क्या समझते हैं? क्या स्वतंत्र इच्छाओं की भी कोई शक्ति होती है? मनुष्य की आत्मा और व्यवहार में क्या संबंध है? क्या मनुष्य की आत्मा होती है? यदि होती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब ये सारे प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न हो और इनके उत्तर जानने की इच्छा हो तो ये दार्शनिक मनोवैज्ञानिक कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें आता है नीतिशास्त्र या नैतिक दर्शन। इसको व्यवहारिक दर्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से आचरण के मूल मानकों का महत्व दिया जाता है। नैतिक दर्शन मानवीय आचरण से कई रूप में भिन्न होता है। नैतिक दर्शन में अंतर्गत अच्छा व्यवहार क्या है और उसकी अंतिम मानदंड क्या है, यह इसका क्या अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करता है। इसमें क्या देखते हैं हम पहले कि हमारा अच्छा व्यवहार क्या है, उसकी अंतिम मानदंड क्या है, इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए। ये सब जब विचार हमारे आते हैं और कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं तो जब उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं तो वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्या उठते हैं हमारे दिमाग में कि मानव व्यक्तित्व की क्या मान्यताएं हैं और वे किस पर आधारित हैं? क्या कोई नैतिक जैसी भी कोई वस्तु है? अधिनियम की प्रकृति क्या होती है? मानवीय अधिकारों का और समानताओं के मूल सिद्धांत क्या हैं? क्या मनुष्य का भाग्य पूर्णता एवं प्रसन्नता से मापा जा सकता है? इस प्रकार नीति शास्त्र के अंदर दार्शनिक नैतिक आचरण के लिए बौद्धिक आधार स्थापित करता है। अतः दार्शनिक शोध के अंदर प्रमुख दो बातों को ही महत्व दिया जाता है: सत्य के रूप के लिए प्रमाणों का एकत्र करना और मानव समाज कल्याण और उसके हितों से संबंध होता है। दूसरा, मानव मात्र की समस्याओं को महत्व दिया जाता है। ये था हमारा दार्शनिक विधि। इसमें क्या आपने देखा कि सिर्फ क्या करना है इसके अंतर्गत? मानव समाज के कल्याण के लिए और मानव की समस्याओं को महत्व देने के लिए ही दर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। आज हमने इस विषय में, कल नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।